हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8th की हिस्ट्री बुक का पहला लेसन, राइज ऑफ मॉडर्न यूरोप। हिस्ट्री का पहला लेसन है राइज ऑफ मॉडर्न यूरोप। आप लोगों ने अभी तक हिस्ट्री में 3 हिस्से हैं, ये जानते हैं, एंशियंट एज, मेडिवियन एज एंड मॉडर्न एज। तो आपने 6-7 क्लास में 6 में आपने एंशियंट एज के बारे में पढ़ा था, मेडिवल एज जो है उसके बारे में हमने 7 में पढ़ा, और अब हम जो है मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री का अर्थ है ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय काल में मॉडर्न हिस्ट्री चालू होती है। जैसे यूरोप का समय अलग और एशिया का समय अलग, इस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं, है ना। तो अभी आप ये देखेंगे कि हमारा जो इसका सोशल इम्पैक्ट क्या हुआ और इसका वर्ल्ड का जो मॉडर्न हिस्ट्री का इम्पैक्ट क्या हुआ, मॉडर्न समय का इम्पैक्ट क्या हुआ, ठीक है। तो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसे हम समझते हैं कि इसमें ऐसे बदलाव आए हैं, है ना। जैसे पहला कैरेक्टर रीजनिंग एंड रेशनलिज्म। पहले, इससे पहले जो एजेस थे उसमें लोग ज़्यादातर धर्म शास्त्रों पर या जो पुरानी कथाओं पे जो लिखे रहता था उसके ऊपर बिलीव करते थे, या जो उनके धार्मिक स्थान कह देते थे वही नियम रहते थे। लेकिन ये जो नया एज आया, इसने रैशनल थॉट को जन्म दिया। लोग कारण समझना चालू किए और ज़्यादा साइंटिफिक हो गए। कारणों पर उन लोग समझे कि ये क्यों है, कैसा है। यदि उनको गलत लगा तो उन्होंने उसको डिनाई कर दिया, और नए विचारों का जो हम देखते हैं आना, वो एक हमारा कैरेक्टरिस्टिक बताता है कि ये मॉडर्न एज है। ह्यूमनिज्म मतलब यहाँ पे हम एक मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में आते हैं। मतलब हम कोई भी फिक्शन या ऐसे चीज़ों पर हम ज़्यादा बिलीव नहीं करते जो हमको दिखती नहीं है ना। जैसे एक मटेरियलिस्टिक अप्रोच, मतलब मेरे को अपनी सुविधाओं के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, मैं कहाँ से प्राप्त कर सकता हूँ, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो ये मटेरियलिस्टिक हो गया थोड़ा ये अप्रोच, है ना। न्यू रिसर्चेस, जैसे नए नए साइंटिफिक रिसर्चेज, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इसमें आता है, डेवलपमेंट ऑफ साइंस आता है, डिस्कवरीज आती, ज्योग्राफिकल नई नई चीज़ों की खोज की गई। रिसर्च और खोज में अंतर, रिसर्च मतलब नई चीज़ों का इवोल्यूशन होता है, देन डिस्कवरी मतलब जो ऑलरेडी है उसको आप खोज के निकालते हैं, ठीक है। नए सोशल आइडियाज़ एंड पॉलिटिकल आइडियाज़ भी इसमें डेवलप हुए। तो इन सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। जो यूरोप का जो हमारा एग्जाम्पल है, जो हम समझते हैं कि ये यहाँ पे 15 से 16 सेंचुरी में ये मॉडर्न एज आ गया, जबकि हमारा जो इंडिया है, इंडिया में हम मॉडर्न पीरियड 18th सेंचुरी में हमारे इंडिया में आया। जो मॉडर्न विचारों को हम लोगों ने अपनाया, तो ये पहले यूरोप में आया, देन वो उससे हमारे इंडिया में आया, ठीक है। ये किस तरीके से आया, कैसे आया, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये चीज़ें देखिए कि मॉडर्न एज और इसके सोर्सेस क्या है। तो मॉडर्न एज के जो सोर्सेस है वो हमको बहुत क्लियर कट मिले, बहुत ज़्यादा पुरानी चीज़ें नहीं हैं, तो इसके सोर्सेस हमको बहुत क्लियर कट मिलते हैं। तो इसमें पहला सोर्स आता है आपका रिटन हिस्ट्री। रिटन हिस्ट्री होता लिखा हुआ, तो इसमें बहुत सारी बुक्स का डेवलपमेंट हो गया था, तो ये हमको बुक्स वगैरह लिखी हुई बहुत सारी मिलती हैं। तो इसमें रिटन हिस्ट्री, इसमें देखिए डिफरेंट लिटरेसी कंपोजिशंस, बायोग्राफी, मेमोरीज, नॉवेल्स वगैरह मिलते हैं। डिफरेंट गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स एंड लेटर्स मिलते हैं, है ना, गवर्नमेंट के भी और नॉन गवर्नमेंट के। और फिर रिलीजियस लिटरेचर्स मिलते हैं जो हमको जैसे हमारे गीता, बाइबल, कुरान, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। तो ये हमको उस समय के राजनीतिक स्थिति को बताता है
और सामाजिक स्थिति को भी इसको बताता है। दूसरा जो आता है वर्बल हिस्ट्री। वर्बल हिस्ट्री मतलब जो सुनी सुनाई लोक कथाओं में जो चलती हैं, है ना, फोक स्टोरीज या आई विटनेसेस, जो एक दूसरे को मैं वहाँ देखा और मैंने ये चीज़ दूसरे को बताई, दूसरे से तीसरे को, तीसरे ने अपने जनरेशन्स को अगले जनरेशन्स को बताई। तो इस तरीके से सुनी हुई जो चीज़ें होती हैं, है ना, तो वो चीज़ें हम इसमें, जैसे इसमें कविताएं भी आएंगी, जैसे चेतक का वर्णन घोड़े की कविताओं में है ना, राणा सांगा का वर्णन, झांसी की रानी की जुड़ी हुई कविताएं, तो ये हम लोग सुनते आ रहे हैं। तो ये इनसे हम लोग वर्बल हिस्ट्री बोलते हैं। देन मॉडर्न कम्युनिकेशन। मॉडर्न कम्युनिकेशन मतलब अब जो कम्युनिकेशन का जो है, जैसे रेडियो, टीवी। ये रेडियो आपका काफ़ी समय पहले से हो गया इसका इनोवेशन, तो ये आपको 200 साल 300 साल इसको लगभग हो गए होंगे। तो ये उस समय से लोग रेडियोस को सुनते आ रहे हैं। तो उस समय कहाँ कहाँ क्या हो रहा है उनसे, टीवी चैनलों को हम बचपन में जो चीज़ देखे हैं, जो आज देख रहे हैं, वो भी एक हिस्ट्री का हिस्सा है ना। फिल्म्स, फोटोग्राफ्स, ऑडियो, वीडियो, कैसेट्स, इंटरनेट एक्सेट्रा जो हमारे माध्यम है। इस चौथा माध्यम है मॉडर्न आर्किटेक्चर्स। मतलब इसमें आपके जो मॉडर्न, जो अभी के बने हुए आर्किटेक्चर्स हैं, जो हम लोग ये समझते हैं कि 13, 15, 14 सेंचुरी जो भी हैं, ये सारी चीज़ों में अलग अलग बने, है ना। तो वो जैसे म्यूज़ियम्स वगैरह, म्यूज़ियम में जैसे आपका महंत घासीदास म्यूज़ियम है रायपुर में, आप जाके देख सकते हैं। वहाँ पे छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई काफ़ी ऐतिहासिक चीज़ें हमको मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, मॉडर्न हिस्ट्री के सोर्सेज है। ठीक है, ये क्लियर कट। एंशियंट हिस्ट्री के जो सोर्सेज हैं हमको खोजने पड़ते हैं बहुत ज़्यादा, छोटे छोटे सिक्के, बर्तन। लेकिन ये जो मॉडर्न हिस्ट्री का है, क्योंकि ये बहुत पुराना नहीं है, इसलिए क्या होता है, ये हमको क्लियर कट रूप में मिल जाता है। और ज़्यादा डेवलपमेंट भी हो गया था, तो जो चीज़ें बनी हैं वो सॉलिड बनी। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आते हैं कि पहले की मान्यताएं क्या थी, बैकग्राउंड्स। तो पहले जैसे 15वीं सेंचुरी था, है ना, उससे पहले का लगभग समय यूरोप के लिए, तो उस समय धर्म का बोलबाला था। पहले जो सारी जो ताकत थी, जो क्रिश्चियन रिलीजन आता है, उसमें जो सारा जो चीज़ है वो पोप के अंडर में था। पोप, है ना, तो ये पोप ही जो है रियल मायने में राजा हुआ करता था। पोप जैसा बोलता था वैसा राजा भी करता था। तो वो लगभग भगवान के दर्जा को प्राप्त था। वो यहाँ तक कि कुछ जो चर्चेज हैं, जो बड़े चर्चेज हैं, वो अपने आप को सीधा स्वर्ग का दूत ही कहते थे और लोगों के स्वर्ग के टिकट को भी बेचा करते थे। ऐसा भी हुआ है कि आप सोने का ये पत्र यहाँ से खरीदिए, इसके बदले में आपको ऐसा पैसा देना पड़ेगा और वो आपको क्या करेगा, आपके स्वर्ग में आपका जगह को परमानेंट बुक कर देगा। तो ये पहले की चीज़ें हुआ करती थी। लेकिन इसके बाद जब मॉडर्न समय आया तो लोगों ने इसको रेशनल थॉट्स के रूप में देखा और बहुत सारी चीज़ों को ये लोगों ने लॉजिकल वे में डिस्कशन करके उसको तौला अपने विचारों को, और बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने क्या किया, नकार दिया। इसके बाद पुरानी एक सेइंग है, देखो, लुक एट द वर्ल्ड विद द ओपन आइज, फॉलो दैट विच इज एक्सेप्टेबल टू योर माइंड। मतलब ये एक खुला विचार है। आप ऐसा नहीं कि पुस्तकों में या धर्म ग्रंथों में जो लिखा हुआ है बस उसी को मानो। आप खुली हुई आंखों से दुनिया को देखो और समझो, और जो तुम्हारे दिमाग में एक्सेप्टेबल है कि हाँ भाई ये बात सही है, ये सही बोल रहा है, उसी को मानो। ये विचार जो परिवर्तन हुआ ये मॉडर्न एज में हुआ। ठीक है, अब ये होता है पुनर्जागरण काल या रिनेसेंस ऑफ यूरोप। यूरोप में एक पुनर्जागरण आया, एक नए विचार का जागरण। तो आइडियोलॉजिकल रिवॉल्यूशन मतलब विचारों में एक बहुत क्रांति आई, जिसे 15वीं सेंचुरी में आई, है ना।
तो ये क्या किया गया, सबसे पहले तो ये जो पहले के इनके धर्म ग्रंथ वगैरह हुआ करते थे वो ग्रीक लैटिन वगैरह में लिखे रहते थे। तो उसको इन लोगों ने क्या किया, लोगों ने इसे सामान्य लोगों की भाषा में बनाना चालू किया। तो ये प्रिंटिंग की डेवलपमेंट हो गई थी। तो इसके कारण क्या हुआ, लोगों को ये बहुत सारी कॉपीज़ मिलने लगी और लोग इसको समझने लगे, पढ़ने लगे। तब उनको समझ में आया बहुत सारे जो प्रोपेगेंडा चलाए जाते थे कि भैया आपने ऐसा किया तो वैसा हो जाएगा, आपको यदि आपने ये काम नहीं किया तो आपको नर्क मिलेगा या आपको यातनाएं भोगनी पड़ेंगी, वो सब चीज़ उन लोग खुद पढ़ के देख लिए भैया ऐसा कुछ नहीं। तो उन लोगों के विचार में फिर क्या हुआ, परिवर्तन आया कि ये बुक्स को अपनी भाषा में वो लोग पढ़ने लगे। ठीक है, और ये क्या है, लिटरेचर स्कल्पचर्स वगैरह लोगों को मिलने लगे, उसी हिसाब से बनाने लगे। लोग जो आर्टिशियंस थे, जो आर्ट बनाते थे या जो मूर्तिकार थे, वो अब नए नए विचारों के साथ वो मूर्तियों को बनाने लग गए, है ना। साइंटिस्ट गैलीलियो, जैसे गैलीलियो कोपरनिकस वगैरह साइंटिस्ट थे, इन्होंने दुनिया के विषय में बहुत नई नई चीज़ें बताई। जैसे पहले ये माना जाता था कि दुनिया का जो केंद्र है वो अर्थ है। अर्थ मतलब अर्थ के चारों तरफ सारी चीज़ें घूमती हैं, सूर्य भी चक्कर लगाता है और केंद्र जो है वो दुनिया का क्या है, अर्थ। सारे तारे क्योंकि घूमते हुए नज़र आते हैं, है ना। तो ये चीज़ पहले माना जाता था, लेकिन ये जो नए नए साइंटिस्ट लोग आए, इन्होंने इन विचारों को चैलेंज किया और कहे नहीं भैया, अर्थ जो है एक्चुअल में सन के चारों तरफ घूमती है, और वो दुनिया के लिए नए नए विचार उन लोगों ने लाए। ठीक है, अब ये क्या हुआ, देखिए, मूवमेंट इन रिलीजियस रिफॉर्मेशन, धर्म में जो आपका उसमें जो क्रांति आई उसके विषय में बताया गया। तो पहले क्रिश्चियन बाइबल लैटिन वगैरह में जैसे बताया गया लिखे रहते थे, अब जो सामान्य भाषाओं में लिखत लोगों समझना चालू किए। इससे क्या हुआ कि वो लोगों में नया समझ डेवलप हुआ कि नहीं, यहाँ पे जो लिखी हुई चीज़ों को जिस तरीके से हमें पास्चर्स द्वारा या चर्च के पोप्स वगैरह द्वारा कुछ लोगों के द्वारा बताया जा रहा था, वो गलत था और वो हमारा मूल रूप से दोहन करने के लिए बनाया गया। ठीक है, तो इन विचारों का कुछ राजाओं ने भी विरोध किया, जिनमें से कौन थे, मार्टिन लूथर किंग और किंग हेनरी अष्टम, मतलब 8वां जो किंग है, किंग हेनरी नाम के 8 राजा हुए। तो उनमें से जो 8वां राजा था, उन्होंने ये पोप की जो चर्च की सत्ता थी इसके खिलाफ एक अभियान छेड़ा। और इनको जो मार्टिन लूथर किंग के ओपिनियन को जो मानने वाले हैं वो लोग प्रोटेस्टेंट्स कहलाए। वो लोगों ने चर्च को मानने से इनकार कर दिया, हमारे भी भगवान वही है बोले, लेकिन आप जिस तरीके से धर्म की विवेचना कर रहे हो ये गलत है, और हम क्या है उसको नहीं मानते, और उसको वो लोग फिर क्या कहलाए, प्रोटेस्टेंट्स कहलाए। ठीक है, तो नए विचारों के साथ क्या हुई, अब ये इसकी जो सत्ता थी खत्म हो गई, और सारी जो सत्ता थी अब वो क्या हुई, राजा के पास आ गई। पहले राजा भी चर्च की बात को मानने से इनकार नहीं कर सकते थे। एक बार यदि चर्च ने कह दिया जो बात, तो उसको मानना ही पड़ता। लेकिन अब जो नए विचार आए उसमें क्या हुआ कि वो एक राष्ट्रवाद और निरंकुशता को उसने जन्म दिया, नेशनलिज्म एंड राइज ऑफ ऑटोक्रेसी। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, जो सत्ता ज़्यादा से ज़्यादा हुई वो राजा के पास आई, और राजा के पास क्योंकि इसी समय में व्यापार भी बढ़ा, अलग अलग जगहों में व्यापार भी बढ़ा, तो खूब पैसा भी इन लोगों के पास आया, तो इनकी ताकत बढ़ती चली गई। ठीक है, अब ये यूरोप और एशिया के बीच में जो ट्रेडिंग व्यापार होता था उसके लिए क्या था, देखिए यहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ चुका था, है ना। तो ये लोग जो पहले अपना जो कुछ भी व्यापार करते थे तो कुछ रास्तों से करते थे। ठीक है, जैसे पहला रूट जो था बे ऑफ फ्रांस के थ्रू जाता था। ठीक है, फ्रांस के खाड़ी जो वहाँ समुद्र है उसके थ्रू ये जाता था, और ये इराक, टर्की वगैरह से होता हुआ उधर पे व्यापार होता था। सेकंड क्या है, सेकंड रूट था सेंट्रल एशिया को यूरोप से जोड़ता था, है ना। सेंट्रल एशिया मतलब यहाँ पे आपका आ जाता है रशिया
इंडिया भी आ जाता है ना, और अफ़गानिस्तान वगैरह के इलाके जो हैं वो उनको आपको इससे जोड़ता था। तो इसमें क्या हुआ, समय के हिसाब से परिवर्तन आते गए, क्योंकि उनके यहाँ पे जो हुआ, यूरोप में से जो रास्ता आता था उनमें अलग अलग राजाओं का कब्जा हुआ। और जैसे यहाँ पे जो इंडियन ट्रेड्स था, भारत में जो व्यापार होता था, है ना, वो जब टर्की में राजसत्ता का परिवर्तन हुआ तो वहाँ से वो व्यापार मुश्किल हो गया। तो उन लोगों ने क्या किया, नए नए रास्तों को खोज करना चालू किया। तो उसके लिए खोजी अभियान छेड़े गए। तो ऐसे खोजी अभियान जो थे, ये नए नए रास्तों के लिए बहुत पैसा दिया जाता था, इनाम दिया जाता था राजाओं के द्वारा। जो नया रास्ता खोज के लाएगा उसको बहुत सारा इनाम मिलेगा। तो ऐसे ही रास्तों को खोजते हुए एक दिन कोलंबस जो था, वो कोलंबस भी निकला और वास्को डी गामा, ये दोनों भारत को खोजने के लिए निकले, क्योंकि भारत को उस समय सोने की चिड़िया कहते थे। ये था भारत, है ना, और यहाँ है यूरोप, ये यूरोप है। अब यहाँ से यहाँ तक का यदि ये वाला रास्ता मान लीजिए विवादित हो गया, तो उन लोगों को नए रास्ते चाहिए कि भैया हम किसी भी तरीके से इस क्षेत्र में पहुँचना चाहते हैं, है ना। तो उनको यहाँ पहुँचने के लिए नए रास्ते खोजने पड़ेंगे, कहीं ना कहीं से तो खोजना पड़ेगा, चाहे वो समुद्र के थ्रू हो, इधर से आया हो, चाहे वो ऐसे घूम के आए हों। तो उन लोगों को खोजने के लिए खोजी अभियान, तो ऐसे खोजी अभियानों में बहुत सारे जहाज निकला करते थे, जो कोई ना कोई इसको लीड करता था। तो कोलंबस और वास्को डी गामा दोनों भारत को खोजने निकले, है ना। तो कोलंबस जो है एक्चुअली में भारत को खोजते खोजते समुद्र में कोई दिखता थोड़ी ना कि भारत लिखा हुआ। तो क्या हुआ, वो क्या किया, वो खोजते खोजते अमेरिका पहुंच गया। और अमेरिका को उसने समझा कि अमेरिका में पहुंचने के बाद कि अरे मैं भारत पहुंच गया, जबकि वहाँ पे उसको बाद में पता चला कि वो अमेरिका नहीं है, एक्चुअल में वो क्या है, मतलब भारत नहीं है, वो अमेरिका है। इसी तरीके से वास्को डी गामा निकला था। तो वास्को डी गामा जो था वो केरल में पहुंचा, है ना। केरल के कालीकट नाम की जगह थी, कालीकट जगह गया, वहाँ वो पहुंचा, उसका स्वागत भव्य रूप से हुआ, उसको भारत मिला। तो भारत की खोज किसने की, वास्को डी गामा ने की, ठीक है। और कोलंबस ने किसकी खोज की, अमेरिका की खोज की, ठीक है, इस तरीके से। तो इसको यहाँ के जो राजा थे उन्होंने उनको क्या किया, बहुत सारा इनाम दिया और जहाज़ में उनके बहुत सारा सोना मसाला वगैरह भर के उनको वापस भेजा। तो लोगों को समझ में आया, अरे बाप रे, इतना अमेरिका मतलब इंडिया जो है, भारत इतना ज़्यादा अमीर है कि एक यात्री को उन्होंने इतना सारा इनाम दे दिया। तो वहाँ फिर जो उन्होंने रास्ता बनाया, वहाँ से व्यापार के लिए फिर होड़ लगी, ठीक है। तो उसमें कंपटीशन में कौन कौन थे, पुर्तगीज भी थे, यूरोपियंस भी थे, ठीक है, और भी वहाँ पे जो आपके यूरोपियन देशों के अलग अलग, जैसे ब्रिटेन, है ना, ये लोग सब शामिल थे इसमें। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे जैसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कैसे कहते हैं, जैसे इंडस्ट्री दिख रही है आपको, इंडस्ट्री का क्या फ़ायदा है, इंडस्ट्री का फ़ायदा ये है कि जैसे पहले छोटे छोटे कामगार हुआ करते थे, वो लोग क्या करते थे, अपने घर में उपलब्ध चीज़ें या जो बहुत छोटे सी जगह में उपलब्ध चीज़ों के आधार पर वो लोग अपना सामान बनाया करते थे। जैसे एक साड़ी बनाना है, तो साड़ी बनाने के लिए हस्तकरघा वाला आदमी अपना एक मशीन लेके बड़ा पहले सूत काटेगा, उसके बाद फिर वो साड़ी बनाएगा, तो बहुत समय लगता था। लेकिन जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ तो बड़े पैमाने पर चीज़ों को बनाने के लिए मशीन हुई, जो बहुत सस्ते में मटेरियल, मतलब सस्ते में जो मटेरियल उपलब्ध हो जाता था, उसके आधार पर बहुत तेज़ी से कपड़ा बनाती थी और चीज़ें भी बनाते थे। तो इसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। मतलब ये चीज़ों को आवश्यकता से अधिक उस समय पैदा करने लगे, जबकि एक हाथ से बनाने वाला एक साड़ी को मान लीजिए 30 दिन में वो एक साड़ी बना पाता है, या फिर 20 दिन में एक साड़ी बना पाता था, तो ये एक दिन में 500 साड़ियाँ बना देते, ऐसे तरीका इसमें अंतर था। तो ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होने के बाद इनको ट्रेडिंग कंपनीज की आवश्यकता पड़ी। ट्रेडिंग कंपनी मतलब ये जो व्यापार को इनके बढ़ा सके, ऐसी कंपनीज। तो ये लोग क्या करते थे, रॉ मटेरियल को भी कलेक्ट करते थे
और सामान बनाने के लिए कंपनी का लिए मशीन भी लगाते थे और प्रोडक्शन भी करते थे, और इसको अलग अलग देशों में बेचने के लिए जगहों का भी खोजा करते थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई क्योंकि इनके पास सामान बहुत ज़्यादा हो गया और लोकल में लोग बेच नहीं सकते थे। तो ये लोग ने इसीलिए दूसरे देशों को खोजा कि भी हम यहाँ भी जाएँ वहाँ भी जाएँ, जो जहाँ पहले पहुँच जाता था वहाँ का राजा हो जाता था। तो इनमें होड़ लगी हुई थी। इससे क्या हुआ, व्यापार जो है यूरोप में बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इससे सोशल और इकोनॉमिक बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा क्योंकि इनके पास बहुत ज़्यादा मात्रा में पैसा आने लग गया। ये जिस जगह भी जाके बेचते थे वहाँ के जो लोकल मजदूर थे उन लोगों का काम बिल्कुल ख़त्म हो जाता था। ठीक है, सोशल इफ़ेक्ट ये हुआ कि इससे एक मिडिल क्लास का जन्म हुआ। ये जो कंपनीज बनी इसमें जो लोग काम करते थे, है ना, जो बैंकर, ब्रोकर, क्लर्क, अकाउंटेंट, हाँ, तो इससे क्या हुआ, इसका सोशल इफ़ेक्ट ये हुआ कि इसने एक मिडिल क्लास को जन्म दिया जिसमें स्किल्ड वर्कर्स थे, है ना, जो पहले नहीं था। पहले या तो अपर का क्लास था या तो लोअर क्लास था, लेकिन इसने एक मिडिल क्लास को और जन्म दिया। ठीक है, पॉलिटिकल इफ़ेक्ट क्या हुए इसके, तो पॉलिटिकल इफ़ेक्ट ये हुआ कि जो व्यापारी थे वो बहुत ज़्यादा पैसे वाले बन गए, उनका महत्व बहुत ज़्यादा हो गया समाज में। तो वो लोग अपने हिसाब से जो राजा थे उसको वो लोग चलाने लगे, है ना। राजाओं के राजशाही पर पॉलिटिकल कंट्रोल हो गया। वो बड़े बड़े राजाओं को ऋण भी देने लगे और अपने हिसाब से वो लोग पॉलिसीज़ भी बनाते थे। ठीक है, तो इस तरीके की ही एक कंपनी जो आई थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में भी आई थी। ठीक है, तो ये रूलर्स क्या हुआ, ये सारे कई जगह तो ये कंपनी के लोग ही राजा बन गए थे, और यही आपको आगे जाके क्या करता है, ये आपकी कॉलोनिज़म को जन्म देता है, कॉलोनाइजेशन को। ठीक है, अब ये देखिए आपकी 18वीं सेंचुरी में इंडस्ट्रियल जो रिवॉल्यूशन हुआ, उस रिवॉल्यूशन के कारण ही प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, सामान बहुत ज़्यादा, और ऐसे बहुत सारे कंपनीज हो गए, पूरे यूरोप में हो गए। तो वो लोगों के बीच में जगहों को काबू करने के लिए और नई नई जगहों में पहुंचने के लिए होड़ लग गई। तो वो जिन जगहों पे जाते थे वहाँ पे वो राजाओं को अपने कंट्रोल में रखना चाहते थे या तो वो लोग अपने इन्फ्लुएंस में रखना चाहते थे। ये लोगों ने अपनी सुरक्षा के लिए वहाँ पर क्या किया कि हमको व्यापारिक कोठियाँ खोलनी है, ये बोल के परमिशन लिया और उनकी सुरक्षा के लिए खुद के सैनिक भी रखने लग गए। बाद में यही जो प्रोसेस था वो कोलोनाइजेशन को जन्म देता है ना। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में और जानने का क्या है कि जैसे ब्लास्ट फर्नेस, है ना, आयरन कास्टिंग में बहुत ज़्यादा उसमें पहले लोग लोहे वाले काम करते थे। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें, लोहे का गलाना, वो ब्लास्ट फर्नेसेस आ गए तो बहुत ज़्यादा मात्रा में लोहा गलने लग गया और लोहा काम में आने लग गया, तो उनका प्रोडक्शन बहुत तेज़ी से बढ़ गया। ठीक है, ये एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोलोनाइजेशन, कोलोनाइजलिज्म, मतलब ये क्या है, उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद का जो एस्टेब्लिशमेंट है ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के कारण ही हुआ। इसी के कारण आगे जाके हम इसको और लेसन में पढ़ेंगे कि किस तरीके से कंपनियों ने छोटे छोटे जो देश थे जो ज़्यादा ताकतवर नहीं थे वहाँ पे साम दाम दंड भेद की नीति अपनाकर उन लोगों ने किस तरीके से वहाँ के राजनीति को कब्जे में ले लिया, कई जगह उन्होंने खुद भी राजा बन गए। तो ये सिर्फ चीज़ें हमको क्या है आगे जाके पढ़ना है। ठीक है, तो ये लेसन यहीं तक है बस। थैंक यू।